हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके साथ पॉलिटी के एनसीईआरटीज डिस्कस कर रही हूँ। जो पॉलिटिकल थ्योरी की टेक्स्ट बुक है उसके 4 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और मैं आज आपके साथ कवर करूंगी चैप्टर नंबर 5, दैट इज राइट्स। जैसा कि आपको पता है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बहुत सारे समझने वाले एस्पेक्ट्स आपको इस किताब में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राइट्स या अधिकार है क्या। तो देखिए, एनसीईआरटी काफी सही शब्दों का प्रयोग करती है एंड आई विल टेल यू टू यूज दीज वर्ड्स व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स ऑल्सो। अपने आंसर्स में भी इनका इस्तेमाल करिए, बहुत वेट मिलेगा आपके आंसर्स को। देखिए, पहला जो टर्म है वो यूज किया गया है एंटाइटलमेंट या फिर जस्टिफाइड क्लेम। राइट्स आपके जस्टिफाइड क्लेम्स हैं, आपका हक है। यू आर ऑल इन द पावर टू आस्क फॉर दीज राइट्स। तो ये वो असेंशियल एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ का जिसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं, और अगर आपको वो मिल रहे हैं तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा, बिकॉज दीज क्लेम्स आर जस्टिफाइड इन नेचर। लुक एट दिस, इट इज समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी ड्यू टू अस, यानी ये हमको मिलना ही चाहिए। अगर मैं इंसान हूं तो मुझे राइट टू लाइफ मिलना ही चाहिए। कोई मेरे पर एहसान नहीं करा अगर आप मुझे जिंदा रहने दे रहे हैं तो दिस इज समथिंग दैट इज ड्यू टू अस। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या जो भी मैं चाहती हूँ, वट एवर आई वॉन्ट बिकम्स माई राइट? क्या ऐसा कहना सही होगा? लेट्स से आई वांट कि मुझे कोई स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाना, राइट? मुझे कॉलेज के कोई रूल्स फॉलो नहीं करने। कैन आई से दैट आई हैव दिस राइट टू वेयर वट एवर आई वॉन्ट इन अ स्कूल? नहीं। यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये राइट्स रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए बाय सोसाइटी एंड बाय स्टेट। तो एक फर्क यहाँ पे देख लीजिएगा, व्हाट यू वांट एंड व्हाट द सोसाइटी डेजिग्नेट्स एज राइट्स। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज सोसाइटी और स्टेट ने रिकॉग्नाइज करी है? आप यहाँ पर देखिए, कलेक्टिव वेलफेयर का क्वेश्चन आ जाता है। वो चीजें जो सबके लिए जरूरी है, सोसाइटी एज अ लार्ज रिकॉग्नाइज करती है, वो अपने आप राइट्स का पार्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ ऑफ डिग्निटी। हम सब एट अ सोसाइटल लेवल इस बात से अग्री करते हैं कि सबको रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ बिलीव, फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस बहुत जरूरी है। तो वो अपने आप राइट्स का पार्ट बन जाते हैं। नोबडी वुड क्वेश्चन बिकॉज दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। इसीलिए आप देखिएगा, जब भी राइट्स का एक्सपेंशन होता है, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर। राइट्स के एक्सपेंशन से मेरा मतलब क्या है? व्हेन यू टॉक अबाउट मोर राइट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। आज तक हम बात करते थे जेंडर इक्वालिटी की, तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट मेन एंड वुमेन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड जेंडर आल्सो। तो लीगल रिकॉग्निशन तो मिला ही थर्ड जेंडर को, उससे पहले सोसाइटी एज एट लार्ज भी उस बात को एक्सेप्ट करने लगी थी। इसीलिए वो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे थे इन द लॉज और इन द स्टेट प्रोसीजर्स। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यूनिवर्सल जो होंगे इन नेचर में, वो धीरे धीरे किसका पार्ट बन जाएंगे? राइट्स का पार्ट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन। ये अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सारे राइट्स कहीं ना कहीं हमारी वेलबींग के लिए भी जरूरी है। अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं तो यू शुड हैव गुड एजुकेशन, यूनिवर्सल राइट होना चाहिए ये। बट अगेन, इफ यू आर आस्किंग कि मुझे तो, अगर ऐसा है तो मुझे तो हक होना चाहिए कि मैं जितना चाहे उतना पीऊँ, जितना चाहे उतना स्मोक करूँ। बट यू कैन नॉट बी गिवन फ्री विल टू स्मोक इन पब्लिक। क्यों? क्योंकि वो ना केवल आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, इट इज ऑल्सो इंजूरियस फॉर पैसिव स्मोकर्स ऑल्सो। तो हम जब भी राइट की डेफिनेशन बना रहे हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड बी अबाउट कलेक्टिव वेलफेयर। राइट्स हमेशा किसकी तरफ ध्यान देंगे? इंडिविजुअल को तो एम्पावर कर ही रहे हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिलते इंडिविजुअल को है, बट कहीं ना कहीं क्या इंश्योर करते हैं? कलेक्टिव वेलफेयर। यही थ्योरी की ब्यूटी है। यू कनेक्ट वन थिंग विद द अदर और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि राइट्स एंटाइटलमेंट है, राइट हमारा जस्टिफाइड क्लेम है, राइट इज समथिंग दैट इज ड्यू टू अस, एंड राइट्स कहीं ना कहीं कलेक्टिव वेलफेयर प्रमोट करते हैं। बट ये राइट्स आते कहाँ से? तो देखिए, जो 17th और 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे, उनका ये मानना था कि ये राइट्स डिवाइन है। व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइन? हमें जिसने भी बनाया, गॉड ने, नेचर ने, हम इन राइट्स के साथ पैदा हुए हैं और इसीलिए इन्हें नेचुरल लॉ कहा गया। इसका मतलब ये जो राइट्स हमें मिले हैं, ये हमें किसी रूलर ने, किसी सोसाइटी ने नहीं दिए। ये हमें इसीलिए मिले हैं बिकॉज वी वर बोर्न विद देम, जस्ट बिकॉज हमें क्रिएट किया गया, ये राइट्स हमारे साथ आ गए
और इसीलिए हमारी आइडेंटिटी और इन राइट्स की आइडेंटिटी अलग अलग नहीं की जा सकती है। प्लीज टेक नोट ऑफ इट। अब इसमें नेचुरल राइट्स कौन कौन से बताए गए? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। टेक नोट ऑफ दिस। तीन नेचुरल राइट्स बताए गए, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइफ, जीने का अधिकार सबको है, एक्सप्रेशन फ्री विल का अधिकार सबको है, और प्रॉपर्टी एक्वायर करने का अधिकार सबको है। बट लेटर ऑन ऑफ कोर्स ये नेचुरल लॉ के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया गया, क्योंकि डिवाइन आइडिया में बिलीव नहीं किया गया। ये बोला गया कि नेचुरल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं बट वी विल कॉल देम ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये हमें किसी भगवान या नेचर ने नहीं दिए, ये हमें इसीलिए मिले हैं बिकॉज वी आर अ ह्यूमन। देखिए, जब आप ये बिलीव करते हैं कि इन राइट्स के साथ आप पैदा हो रहे हैं, तब एक बात क्लियर हो जाती है कि कोई भी सरकार, कोई भी आर्बिट्री पावर, कोई भी रूलर आपसे ये राइट्स नहीं छीन सकता। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। इसीलिए आप देखते हैं मॉडर्न एरा में भी इन तीन राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू property. Very, very important. Now, rights are increasingly seen as guarantees that human beings themselves seek or arrive at in order to live a good life. इसलिए हम आजकल कौन से टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स। वो राइट्स जो हमें मिलते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। क्यों? क्योंकि हम सब लोग यूनिक हैं, हम सब लोग इक्वल हैं, हम सबकी वैल्यू इक्वल है, कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है। एंड इसीलिए एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी, ये कुछ राइट्स हैं जो सबके पास होने चाहिए बिकॉज यू आर बॉर्न विद देम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट भी है यूएन द्वारा प्रिपेयर किया गया, जिसको कहते हैं यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है क्या? देखिए, इसमें 30 आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं जहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया है कि वो कौन कौन से राइट्स हैं जो सबके पास होने चाहिए। एवरीबडी शुड हैव दीज राइट्स बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। और पूरी दुनिया से ये अर्ज किया गया है कि हर कंट्री को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए ऑल दीज ह्यूमन राइट्स, ताकि दुनिया भर के लोग एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। बाय द वे, मुझे बताइएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 10th दिसंबर का क्या इंपॉर्टेंस है? आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 10th दिसंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, और 10th दिसंबर को हम कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? आई विल वेट फॉर योर आंसर। अब देखिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे ह्यूमन राइट्स डिफाइन हो गए हैं? क्या हर एक इंडिविजुअल को दुनिया में राइट्स मिल चुके हैं? इवन टुडे बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट दीज राइट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा, इनका स्कोप एवर इंक्रीजिंग है। एक समय था जब विमेन के पास ये राइट्स नहीं थे, आज इसमें से बहुत सारे राइट्स के लिए थर्ड जेंडर स्ट्रगल कर रहा है। तो दे आर एवर एक्सपैंडिंग एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ता है जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ। अभी तक हम राइट टू लाइफ से ये समझते थे दैट एवरीबडी शुड बी अलाउड टू लिव, और किसी की भी आर्बिट्रली आप लाइफ नहीं छीन सकते। केवल ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही आप किसी की लाइफ ले सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू टेक एनीबडीज लाइफ। बट आज हम जब राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो हम क्लीन एयर की भी बात करते हैं, राइट टू बेटर एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं, वाटर की भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे कहा जाता है एक्सपेंशन इन स्कोप ऑफ राइट्स। तो जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांस लेते रहना जरूरी नहीं है, हवा साफ भी होनी चाहिए, वाटर क्लीन भी होना चाहिए। तो रिमेंबर, ये राइट्स स्टैटिक नहीं है। मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में भी ये बात बता के आई हूँ। ये राइट्स एवर इंक्रीजिंग है, इनका स्कोप समय के साथ बढ़ता जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी कोशिश क्या रहती है? दैट दीज आर एक्सटेंडेड टू ऑल ह्यूमन बींग्स। हर ह्यूमन बींग को ये राइट्स मिल सके। लीगल राइट्स एंड द स्टेट। अच्छा, तो अब इसमें स्टेट की क्या भूमिका है? स्टेट यहाँ पर मतलब किससे है? वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ मेकिंग बॉडी। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ह्यूमन राइट्स सबको मिलने चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पर क्या सिर्फ ये कह देने से कि ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सबको राइट्स मिलने चाहिए, आपको राइट्स मिल जाएंगे? क्या राइट्स ये बोल देने से कि राइट्स गारंटेड है, उन्हें गारंटी मिल जाएगी? नहीं। यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे राइट्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो। जब तक लॉज राइट को सपोर्ट नहीं करते, उनका कोई मीनिंग नहीं है। इट इज एम्प्टी। इट्स लाइक आई एम टेलिंग यू गो हैव फन, बट यू शुड हैव समथिंग टू हैव फन।
मे बी मनी, मे बी सम सॉर्ट ऑफ टाइम और एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने तो बोल दिया जाओ जाके मजे करो, बट डू यू हैव इनफ मनी टू गो एंड हैव फन और इनफ टाइम टू गो एंड हैव फन? मैंने तो बोल दिया जाओ टॉप करो एग्जाम, बट डू यू रियली हैव द इनफ रिसोर्सेज? तो every law, every fundamental right, every right, human right that I'm talking about should be backed up by some laws। और यही कारण है कि दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक बिल ऑफ राइट्स मिलेगा, कोडिफाइड सेट ऑफ राइट्स लिखे हुए मिलेंगे, चाहे वो भारत के फंडामेंटल राइट्स हो या फिर बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए हो, बाकायदा कोडिफाइड होंगे, लिखे हुए होंगे। बिकॉज ओनली व्हेन दीज राइट्स आर बैक्ड अप बाय लॉज, तभी आप ये बोल सकते हैं कि ये गारंटी बन जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब वो राइट्स जो बेसिक है, हमें पता है, हम लोग डिस्कस करके आए हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, राइट कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, which are very very important और very basic for the survival of human being। हर कंट्री के फंडामेंटल राइट्स में कहीं ना कहीं आपको उस देश की हिस्ट्री की झलक जरूर मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमारे पास एक आर्टिकल 17 है जो बैन करता है अनटचेबिलिटी। अब हमें ये डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होता था। तो ये इंश्योर करने के लिए कि भारत में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ना हो, हमें आर्टिकल 17 डालकर क्या करना पड़ा? अनटचेबिलिटी को बैन करना पड़ा। याद रखिएगा। Now, so important is the legal and constitutional recognition of our claim that several theorists have defined rights, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, as claims that are recognized by state। याद करिए, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि राइट्स क्लेम्स हैं, और क्लेम करने के लिए कोई टेंजिबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूशन तो होना चाहिए। हक से मांगो, किससे मांगो? स्टेट से मांगो। तो ये क्लेम्स रिकॉग्नाइज कौन करता है? स्टेट करता है। इसको लीगली एंडोर्स कौन करता है? स्टेट करता है। अब आप कहेंगे मैम आप तो सोसाइटी भी कह रहे थे। देखिए, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस जरूरी है, बट कोडिफिकेशन सोसाइटी नहीं करेगी, लॉ सोसाइटी नहीं करेगी। लॉ के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? स्टेट हो जाता है। इंटरप्रिटेशन, हाँ, राइट्स का समय के साथ बढ़ता है, स्कोप समय के साथ बढ़ता है, और उसमें सोसाइटी एक मेजर रोल प्ले करती है, बट मोस्टली हम अपने राइट्स किससे मांगते हैं? स्टेट से मांगते हैं। इनफैक्ट राइट्स स्टेट को ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पास एक राइट है, राइट टू एजुकेशन। राइट हमें मिला है, लेकिन स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है क्या? कि सबको राइट टू एजुकेशन मिल सके। तो इसके लिए स्टेट को क्या करना पड़ेगा? स्कूल स्टैब्लिश करनी पड़ेंगे, टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, मशीनरी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यानी वो सारे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे मेरा राइट टू एजुकेशन कंप्लीट हो सके, मेरा क्लेम सेटिस्फाई हो सके। याद रखिएगा, राइट्स पुट्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द स्टेट। इसको ऐसे समझिए, मेरा राइट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज द ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। फॉर एग्जाम्पल, सबके पास राइट टू लाइफ है, तो स्टेट को क्या करना है? ऐसे लॉज बनाने हैं जिससे कोई मेरी राइट टू लाइफ ना छीन ले, और अगर कोई हार्म करता है, मुझे मारने की कोशिश करता है, मेरा राइट टू लाइफ लेने की कोशिश करता है, तो स्टेट अप्रोप्रिएटली उसको पनिश करे। मैंने आपसे कहा था, राइट टू लाइफ का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि मुझे जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ ऑल्सो मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो स्टेट को क्या करना पड़ेगा? आज हम बात करते हैं क्लीन एयर की, क्लीन वाटर की, क्लीन एनवायरमेंट की। ये सब क्यों है? ताकि हमें सिर्फ लाइफ नहीं, गुड लाइफ मिल सके। यहाँ पर याद रखिएगा, राइट्स क्या करते हैं? स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन डालते हैं टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। नॉट ओनली दैट, ये तो है कि स्टेट को कैसे काम करना है, स्टेट को ये भी बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अगेन, मेरे पास राइट टू लिबर्टी है, तो आपको मेरी लिबर्टी तो बचानी ही है, बट मुझे आप बिना प्रोसीजर फॉलो किए अरेस्ट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू पुट मी बिहाइंड बार्स, आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपने एक्शन को, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको रीजन देने पड़ेंगे टू दिस इज द रीजन दैट यू आर कर्टेलिंग माई लिबर्टी। इसीलिए जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको अरेस्ट वारंट दिखाना जरूरी होता है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? लुक हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट्स दो चीजें करते हैं, स्टेट को ये बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और स्टेट को ये भी बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते। तो
राइट्स मिलते इंडिविजुअल को हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाते हैं? स्टेट की बन जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से कहीं ना कहीं स्टेट को ऑटोक्रेटिक होने से रोकते हैं राइट्स, ऑल पावरफुल होने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स कि आप इंडिविजुअल की लाइफ एंड लिबर्टी अपनी मर्जी से नहीं ले रहे। यस, स्टेट इज सॉवरेन, यस स्टेट हैज ऑल द राइट्स टू मेक लॉज, बट ऐसा करते हुए उन्हें ये नहीं भूलना है कि आप ये सब कर किसके ले रहे हैं? इंडिविजुअल के ले रहे हैं। राइट्स कहीं ना कहीं स्टेट को अकाउंटेबल बनाते हैं। मैं आपको अकाउंटेबल का मतलब समझा के आई हूँ। आंसरेबल बनाते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि ये जो हम पूरा स्टेट का क्रिएशन कर रहे हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, ये लोगों के लिए कर रहे हैं। एंड राइट्स इंश्योर दैट पीपल आर एट द सेंटर स्टेज ऑफ एवरीथिंग। राइट्स क्या इंश्योर करते हैं? कि लोग हर चीज के सेंटर स्टेट में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। क्या राइट्स के कुछ काइंड भी हैं? आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स? यस, एब्सोल्युटली। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स की। पॉलिटिकल राइट्स में दो चीजें याद रखिएगा। एक, राइट टू वोट। वन, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। आपके पास फ्री विल है, आपके पास राइट टू वोट है, आप खुद भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी कास्ट, क्लास, क्रीड, सेक्स की बेसिस पे आपको मना नहीं किया जा सकता। आप पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। बेसिकली एवरीबडी इज फ्री टू एंटर द पॉलिटिकल डोमेन। आपके पास ये अधिकार है कि आप पॉलिटिकल डोमेन एंटर कर सकते हैं। नाउ कंबाइन पॉलिटिकल राइट्स विद सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज देखिए क्या होती है। सिविल लिबर्टीज सिंपल भाषा में कहूँ तो पर्सनल फ्रीडम। जब स्टेट मेरे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता, मेरे प्राइवेट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता। मुझे किससे शादी करनी है, किससे बात करनी है, क्या अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है, ये मेरे पर्सनल डिसीजंस हैं। तो मेरे पर्सनल स्पेस में गवर्नमेंट आर्बिट्रली इंटरफेयर नहीं करती। इसको बोला जाता है सिविल लिबर्टीज। जब सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स को आप मिला देंगे तो आप समझ रहे होंगे ये दोनों मिलके डेमोक्रेसी को कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिकॉज रिमेंबर, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम कौन करेगी? सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स। ऑसम। नाउ पॉलिटिकल राइट्स गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप सवाल करते हैं, आपको जवाब मिलता है। इंडिविजुअल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है, ये भी मैंने आपको समझाया। एंड कहीं ना कहीं एवरीबडी गेट्स टू हैव सम से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वो यहाँ पर इंश्योर हो पाती है। अब आप मुझे सोच के बताइए, क्या ये कह देने से काफी है कि सबके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं? जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसकी हेल्थ खराब है, क्या उसके लिए इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कोई भी मायना है? क्या ये कह देना कि उसके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं काफी होगा? एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए पॉलिटिकल राइट्स तब तक इनकम्प्लीट हैं जब तक हम कुछ इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, जब तक हम बेसिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट सोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। के लिए इंडिया में भी वी हैव समथिंग नोन एज राइट टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ मनरेगा, MGNREGA, सबको पता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, लुक एट द वर्ड गारंटी। जैसे आप गारंटी बोल देते हो ना, ये आपके राइट बन जाता है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि 2005 में आया था, एंड 100 डेज का रोजगार सबको मिलना जरूरी है, देना पड़ेगा सरकार को। और अगर नहीं मिल पा रहा एक फैमिली में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जिसको बोला जाता है बेरोजगारी भत्ता। तो रिमेंबर, पॉलिटिकल राइट्स तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप उनको किससे बैक नहीं कर रहे? इकोनॉमिक राइट्स से। इंडिया में ऐसी कई स्कीम्स हैं, वर्ल्ड ओवर ऐसी कई स्कीम्स चलती हैं जो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ अ सिटीजन इंश्योर करती है। वंस वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, आज हम कल्चरल राइट्स की भी बात कर रहे हैं। मैं अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने मातृभाषा को के प्रमोशन के लिए इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, ये रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आज हमारे पास ये राइट है that you can create your cultural institution, you can promote your language,
you can promote your religion, etc., etc. So we start with political rights, we move over to economic rights, and then we go to cultural rights. जब ये तीनों मिलेंगे ना, तभी आप ये बोल सकते हो that you are creating a full happy good life for an individual. So political rights, economic rights, and cultural rights. Now, rights and responsibilities, ये दोनों साथ साथ जाते हैं. आपने अभी तक तो ये पढ़ लिया कि भाई राइट्स जो हैं वो स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हैं या स्टेट के लिए ऑब्लिगेशन का काम करते हैं. बट रिमेंबर, अगर हम राइट्स को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, राइट्स का रियल मीनिंग समझना चाहते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राइट्स कहीं ना कहीं हम पर भी ऑब्लिगेशंस बनाते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने आपसे कहा आपके पास है राइट टू एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब क्या है? मुझे आप जब बोल रहे हैं तब मुझे भी सुनना पड़ेगा. Only then you'll be able to exercise your right. One man's right is other man's responsibility, other man's duty. तो क्योंकि हम एक कॉमन गुड अचीव करना चाहते हैं, इस पूरे चैप्टर की शुरुआत ही हमने इससे की थी कि राइट्स कहीं ना कहीं कलेक्टिव वेलफेयर की बात करते हैं. मिलते इंडिविजुअल को हैं, लेकिन इंश्योर क्या करते हैं? कलेक्टिव वेलफेयर इंश्योर करते हैं. हम इन्हें तब तक नहीं एक्सरसाइज कर सकते, इंजॉय कर सकते हैं, जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझें. तो जब तक हम ये ना समझें कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी फ्यूचर जनरेशन अपना राइट टू अ क्लीन एंड सेफ वर्ल्ड इंजॉय कर पाएगी. तब तक वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड राइट्स टू एवरीबडी. इसीलिए सी व्हाट अ इम्पॉर्टेंट राइट. आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ others. Unless and until you respect the right of others, I have the right to wear what I want. So I also need to understand कि सामने वाले के पास भी ये right है कि वो जो चाहे पहन सकते हैं. फ्री स्पीच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भड़काऊ भाषण दे दूँ, हेट स्पीच दे दूँ. क्योंकि मेरे पास राइट्स हैं, इसलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करूँ. रिमेंबर, राइट्स आर लिमिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट्स फॉर ऑल. इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है कि राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं. राइट्स कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते. राइट्स हमेशा लिमिटेड होंगे. लिमिटेड किस चीज से होंगे? क्योंकि ये सबको मिले हुए हैं, इसीलिए इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी. तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट आई कैन नॉट गिव हेट स्पीच, क्योंकि उससे क्या होगा? दूसरे की फ्रीडम को नुकसान पहुंचेगा. देन हमें खुद अपने राइट्स को बैलेंस करना आना चाहिए. जैसा कि मैंने आपसे कहा आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं किसी भी चीज़ की पिक्चर ले सकती हूँ. तो क्या मैं किसी की नहाते हुए पिक्चर लेकर उसे इंटरनेट पे डाल सकती हूँ? नहीं, बिकॉज ऐसा करने से आप किसी की राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन कर रहे हैं. तो आपने तो अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, बट वो राइट कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा था. किससे कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा था? दूसरे के राइट से. तो आप याद रखिएगा, अपने राइट्स तब तक ही एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक आप किसी और के राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे. जैसे ही यू आर कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद समबडी एल्सेस राइट, इट्स टाइम टू स्टॉप देयर. एंड फाइनली, ये बहुत ज़रूरी है कि राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन हो, राइट्स पे रेस्ट्रेन हो. राइट्स अनलिमिटेड नहीं हो सकते, और ये रेस्ट्रेन लगाएगा कौन? स्टेट लगाएगा. बट ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये रेस्ट्रेन कितने हैं. सिटीजन शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट कि स्टेट आपके राइट्स पे कितनी लिमिटेशन लगा रही है. क्योंकि एक हद तक, या जब तक ये रेस्ट्रेन जस्टिफाइड है तब तक तो ठीक है, पर अगर ये लिमिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल से अनरीजनेबल हो जाती हैं, तो राइट्स के मायने ही खत्म हो जाते हैं. जब आपसे आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया जाए, जब आपसे आपकी फ्रीडम टू लाइफ एंड लिबर्टी छीन ली जाए अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की वजह से, तो राइट्स अपना पूरा का पूरा मीनिंग ही खो देते हैं. तो वी एज सिटीजन नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि गवर्नमेंट हमारी सिविल लिबर्टीज को अननेसेसरी कंट्रोल या कर्टेल ना करे. सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो, कहीं हम अपने राइट्स का मिसयूज ना कर लें, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. बट सिटीजन की जिम्मेदारी है टू बी विजिलेंट. याद रखिएगा, द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी, कहा भी जाता है द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी इज इटर्नल विजिलेंस. यानी आपको हमेशा चौकन्ना रहना है एज अ सिटीजन. यू हैव टू मॉनिटर द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड रियलाइज कि कहीं आपका फ्रीडम कर्टेल तो नहीं किया जा रहा है.
See, one man's right ends where the other man's nose begins. जैसे आप किसी और की फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप देयर एंड थिंक कि आप अपना राइट ओवर यूज या अपनी राइट्स की जो बाउंड्री है उसको पूरा क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं. फाइनली देयर इज दिस 10th दिसंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था. एक्चुअली 10 दिसंबर 1948 को ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मैं बात कर रही थी वो जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था. अभी भी आप मुझे बताएंगे कि 10th दिसंबर को किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. आई विल वेट फॉर यू. तो इस डिक्लेरेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया 30 आर्टिकल्स हैं. वो ह्यूमन राइट्स लिस्ट किए गए हैं जो इंडिया, यूएस, पाकिस्तान, जर्मनी, हर एक, just because you are a human you deserve these rights. So these are not rights that come to you because you are a citizen. These are the rights that come to you because you are a human. और इसीलिए इनको बोला गया है ह्यूमन राइट्स. और पूरी दुनिया को ये कहा गया कि ट्राई एंड अचीव दीज ह्यूमन राइट्स, ओनली देन वील बी एबल टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी. तो ये था राइट्स का चैप्टर. आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट समझ में आए. इफ यू लाइक the explanation given to you, drop in a nice comment. That gives a lot of motivation. Thank you so much. All the best and happy learning.